हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, जिंदगी में ना उतार चढ़ाव, खुशियों का आना जाना, ये सब तो लगा ही रहता है। कुछ इस तरह आज की कहानी भी है एक लड़की की, जो कि एक लड़की से इतना प्यार कर बैठती है, इतना प्यार कि उस प्यार के लिए, उसको पाने के लिए ये पागल हो जाती है। और आपको यकीन नहीं होगा कि एक लड़की किसी से इस हद तक प्यार कर सकती है। ये कहानी आपका दिल छू लेगी, ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, तो शुरू से अंत तक जरूर देखना। और कहानी शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना। और आप मुझे मेरी सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, सभी सोशल हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है ईश्वरी। ईश्वरी अभी 25 साल की है और ये डेंटल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, क्योंकि ईश्वरी को एक डेंटिस्ट बनना है। और ईश्वरी अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है। ईश्वरी की एक बेस्ट फ्रेंड भी है, जो कि उसके साथ स्कूल टाइम से ही साथ रही है। उसका नाम है राधिका, और राधिका भी ईश्वरी के साथ ही पढ़ती है। और मैं आपको बता दूं कि राधिका एक लेस्बियन है, और ये बात राधिका ने जब स्कूल में थी तभी उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड ईश्वरी को तो बताया, साथ में उसने अपने परिवार को भी बता दिया। राधिका की फैमिली वेल एजुकेटेड थी, इस वजह से वो राधिका को खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर ली। स्कूल टाइम में तो ईश्वरी को कोई भी दिक्कत नहीं था, और अब तो दोनों फाइनल ईयर में भी आ चुके थे, और राधिका को भी डेंटिस्ट ही बनना था, इसलिए दोनों साथ में ही पढ़ाई कर रहे थे। ईश्वरी के घर में उसका एक छोटा भाई है, और ये ईश्वरी और उसके माँ बाप है। ईश्वरी अपने घर में सबसे बड़ी है, और उसे पढ़ाई के साथ साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालनी पड़ती है। ईश्वरी के जो बेस्ट फ्रेंड है राधिका, उसका रिसेंटली ब्रेकअप हो गया, जिस वजह से वो हमेशा दुखड़े ईश्वरी को सुनाती थी। ईश्वरी को उसके दुखड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो पढ़ना चाहती थी और उसको घर के भी कुछ काम होते थे, लेकिन राधिका हमेशा उसे डिस्टर्ब करती थी। और धीरे धीरे करके राधिका कुछ ज्यादा ही ईश्वरी के ऊपर चढ़ने लगी थी, मतलब छोटी छोटी बात को राधिका को बताना, और वो ऐसे ट्रीट करती थी कि ईश्वरी भी लेस्बियन ही हो। और अब तो ईश्वरी को भी अपनी एक टीचर में इंटरेस्ट आने लगा था, जिस वजह से ईश्वरी बहुत डर गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो भी राधिका की तरह लेस्बियन बन रही है। ईश्वरी को ऐसा लग रहा था कि उसे भी शायद राधिका के साथ रह रह के राधिका का ही असर होने लगा है, इसलिए वो राधिका से दूर रहने लगी थी। लेकिन राधिका ईश्वरी से दूर नहीं रहती थी, अब तो उसका ब्रेकअप हो चुका था, उसके पास तो कोई था ही नहीं, इसलिए वो हमेशा ईश्वरी से ही जुड़ी रहती थी। राधिका की कुछ हरकतों की वजह से अब ईश्वरी राधिका से दूर भागना चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब राधिका ईश्वरी से जब भी दोनों अकेले बैठ के बात करते थे लाइब्रेरी में, तो राधिका ईश्वरी से रोमांटिक बातें करती थी। कभी कभी ईश्वरी को अच्छा लगता था, लेकिन कभी कभी अच्छा नहीं लगता था। और अब ईश्वरी ने ये सोचा था कि यार राधिका से तो छुटकारा पाना ही पड़ेगा, इसीलिए उसी की क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का, जो कि स्कूल टाइम से ही ईश्वरी को पसंद कर रहा था, ईश्वरी उस लड़के के पास जाके खुद ही उसे प्रपोज कर देती है। और ये सब करीब 2 दिन में ही हो जाता है। ईश्वरी ने जिस लड़के को प्रपोज किया था उसका नाम था बिहान, और अब बिहान और ईश्वरी एक दूसरे को डेट करने लगे थे, दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। और इस चीज से बेखबर राधिका ईश्वरी से फ्लर्ट करी थी, लेकिन एक बार ईश्वरी बता देती है कि राधिका प्लीज मुझे अपने जैसा मत समझो, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है जो कि है बिहान। जब राधिका को पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ईश्वरी अब एक लड़के के साथ रिलेशन में आ गई है, तो उसके अंदर तो आग लग जाती है, वो बिल्कुल ही बौखलाने लगती है। और राधिका खुद से कहती है कि मेरे होते हुए ईश्वरी की कोई लड़की दोस्त नहीं बनी, तो ये लड़का कैसे दोस्त रह सकता है, इन दोनों का ब्रेकअप तो मैं करवा के रहूंगी। और बस ये जलन की भावना लेके अब राधिका नए नए प्लान्स बनाने लगी थी ईश्वरी और बिहान का ब्रेकअप कराने का। और कुछ प्लान्स तो कामयाब होते होते रह भी जाते थे। अब ईश्वरी को थोड़ा अच्छा लगने लगा था, क्योंकि राधिका उसके आसपास नहीं मंडराती थी, लेकिन बिहान तो ईश्वरी को पसंद करता ही था। दोनों एक दूसरे के साथ कॉफी डेट पे भी जाते थे, लेकिन जो बिहान चाहता था जैसा रिलेशन, वैसा रिलेशन उसे ईश्वरी के साथ नहीं मिल रहा था, क्योंकि चाहकर भी सच्चे दिल से ईश्वरी बिहान के साथ रिलेशन में नहीं आई थी, वो तो बस राधिका से पीछा छुड़ाने के लिए आई थी। एक दिन जब बिहान और ईश्वरी कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे, तो बिहान पूछ ही लेता है कि ईश्वरी हम दोनों का रिश्ता कैसा है, मतलब हम दोनों बस कॉलेज में ही साथ रहते हैं, कॉलेज के बाद तो तुम मेरा फोन भी नहीं उठाती, ये कैसा रिश्ता है यार। माना कि तुम पढ़ाई करती हो और तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने, इसका मतलब ये थोड़ी है कि और जो चीज़ें उस पर ध्यान ही ना दिया जाए। देखो जितनी चीज़ें हैं सभी को हैंडल करना पड़ता है, सभी को समय देना पड़ता है, और कॉलेज के बाद तो तुम मुझे भूल ही जाती हो, तुम तो भूल ही जाती हो कि तुम किसी के साथ रिलेशन में हो। बिहान की ये बात सुन के ईश्वरी को गुस्सा आता है, क्योंकि अब तो फाइनल एग्जाम भी आने वाले थे, वो पढ़ाई में अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही थी। अब उसे बिहान में राधिका दिखने लगी, तो ईश्वरी उससे कह देती है कि देखो बिहान, अगर मैं तुम्हारे टाइप
टाइप की नहीं हो ना तो तुम मेरे से ब्रेकअप कर सकते हो। तो बिहान कहता है अरे ये क्या मतलब हुआ यार, तुमने ही मुझे प्रपोज किया, अब तुम्हें ब्रेकअप के लिए भी कह रही हो। तो ईश्वरी कहती है कि मुझे अब कोई बात नहीं करनी, और ये बोल के ईश्वरी चली जाती है। फिर राधिका आती है और वो कहती है कि क्या हुआ बिहान। तो बिहान कहता है कुछ नहीं हुआ। तो राधिका कहती है मुझे सब पता है, अब तुम दोनों का रिलेशन खत्म हो गया। तो बिहान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गुस्से में कुछ भी बोल रही है। तो राधिका बिहान के करीब आ जाती है और उसके हाथ पे अपना हाथ रख देती है। और उधर ईश्वरी जब जा रही थी तो वो समझ गई कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया। और वो जब वापस आने लगती है तो वो बिहान और राधिका को साथ में देख लेती है। दोनों एक दूसरे का हाथों में हाथ डाले थे, हालांकि हाथ राधिका ने डाला था लेकिन दूर से ऐसा लग रहा था कि दोनों ने हाथ पकड़ा। और ये देख के ईश्वरी को गुस्सा आता है और वो कहती है अच्छा तो बिहान की लड़की जिस टाइप की चाहिए वो राधिका ही है, सही है, दोनों को जैसी चाहिए वैसे ही मिल गई। अच्छा हुआ मेरा दोनों से पीछा छूटा, अब मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूंगी। और अब 4-5 दिन हो चुके थे और जब भी बिहान ईश्वरी के पास आता तो ईश्वरी उसे इग्नोर ही करती, क्योंकि ईश्वरी को ऐसा लग रहा था कि बिहान राधिका के साथ रिलेशन में आ चुका है। और उधर राधिका बहुत खुश हो रही थी कि बिहान और ईश्वरी का ब्रेकअप हो और इसे एक अच्छा मौका समझ के राधिका ईश्वरी के पास आके उसे अपने दिल की हाल बता देती है। और वो कहती है कि ईश्वरी हम दोनों कितने सालों से दोस्त है ना, अब ये दोस्ती क्यों ना एक अलग लेवल पे लेके जाया। ईश्वरी समझ जाती है कि ये क्या कहना चाहती है। तो ईश्वरी कहती है कि राधिका घुमा फिरा के मत बोलो, साफ साफ बोलो। तो राधिका कहती है अच्छा ठीक है साफ साफ बोल देती हूँ। तो मेरे को ये कहना था कि ईश्वरी आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मेरे से बहुत प्यार करती हो, इसलिए तुमने विहान से ब्रेकअप कर लिया। ये सुन के ईश्वरी को गुस्सा आता है और वो राधिका को पहली बार थप्पड़ मारती है। और वो कहती है कि राधिका प्लीज़ मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने बोला था ना मैं स्ट्रेट हूँ। तो राधिका कहती यार देखो एक बार तुम मुझे डेट करके तो देखो, पक्का तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट आ जाएगा, और क्या पता जैसे मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ तुम भी मेरे से करने लग जाओ। तो ईश्वरी उसे फिर से खींच के थप्पड़ मारती है और वो कहती है कि अब से मेरे सामने आना भी मत, वरना जो भी बोलचाल है ना वो भी बंद हो जाएगी। और ये बोल के ईश्वरी वहाँ से चली जाती है। और जब अगले दिन ईश्वरी आती है तो उसके करीब ना बिहान आता है और ना ही राधिका, क्योंकि अब राधिका अभी समझ चुकी थी कि ईश्वरी स्ट्रेट है, वो उसके करीब तो आएगी नहीं। और ऐसे दिन बीतते जाते हैं और राधिका, बिहान और ईश्वरी तीनों ग्रेजुएट हो जाते हैं और तीनों एक डेंटिस्ट बन जाते हैं। और अब ईश्वरी ग्रेजुएशन के बाद ईश्वरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब वो पूरे दिन घर में ही रहती थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसी के अंडर काम करे या खुद का ही एक क्लिनिक ओपन करे। ईश्वरी को अब अकेले रहते रहते काफी दिन हो चुके थे और जब भी वो किसी कपल को देखती, जब वो बाहर जाती कपल्स को देखती तो उसे अच्छा नहीं लगता, तो उसे एक कमी घलती थी अंदर ही अंदर। इसलिए वो सोचती है कि वो डेटिंग ऐप के थ्रू एक पार्टनर ढूंढेगी। इसीलिए ईश्वरी डेटिंग ऐप पे जाती है और वो लड़कों से तो बात करती है, साथ में उसे एक लड़की से भी बात करने का मन करता है, इसलिए वो एक लड़की से भी बात करने लग जाती है। दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती है और कहीं ना कहीं ईश्वरी को उस लड़की में इंटरेस्ट आने लगता है। और अब ईश्वरी लड़कों से ना बात करके उसी लड़की से बात करने लग गई थी जिसका नाम था काव्या। अब ईश्वरी काव्या से काफी जुड़ चुकी थी। ईश्वरी को जब भी कुछ अच्छा नहीं लगता था तो वो काव्या से कॉल पे बात किया करती थी। काव्या उसे बहुत अच्छा महसूस कराती थी। एक दिन दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं और काव्या कहती है कि तुम मेरे पास ही आ जाओ, होटल में मिलेंगे। तो ईश्वरी इस बात पे थोड़ा संतोषजनक जगाते हुए कहती है कि यार होटल में क्यों ना हम किसी पार्क में मिले। तो काव्या कहती है यार किस जमाने में जी रही हो, आजकल कौन पार्क में मिलता है, होटल में ही आओगी तो ठीक रहेगा। अब ईश्वरी को काव्या से प्यार हो गया था और प्यार जैसा बोलता है हमें उसकी बातों पे यकीन हो ही जाता है। वो जो बोलता है बस वही तो सही लगता है और बाकी दुनिया वाले जो भी बोले उससे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ईश्वरी काव्या की हाँ में हाँ मिलाते हुए उससे मिलने के लिए हाँ बोल देती है। और जिस दिन दोनों को मिलना था उस दिन ईश्वरी बहुत अच्छे से तैयार होती है और जिस होटल में काव्या ने बुलाया था ईश्वरी उस होटल में चली जाती है। और ईश्वरी उस होटल रूम में जाती है तो काव्या पहले से रूम में बैठी थी और ईश्वरी जब काव्या को देखती है तो वो बहुत खुश होती है, उसके गाल तो लाल हो जाते हैं और वो काव्या को कस के गले लगा लेती है। और जो काव्या थी वो बहुत ही एक्सपीरियंस लड़की थी, उसने बहुत लोगों को डेट किया, सभी के साथ हुकअप्स भी किए और इसने घाट घाट का पानी भी पिया है। तो ये ईश्वरी को देख के ज़्यादा खुश नहीं होती, जितना एक्साइटेड ईश्वरी थी उतना काव्या नहीं लग रही थी। काव्या भी ईश्वरी को उसकी खुशी के लिए गले लगा लेती है और काव्या सीधा ईश्वरी के होठों को किस कर लेती है। उसने सोचा था कि पहले रोमांटिक बातें करेंगे फिर जाके करीब आएंगे, लेकिन जैसे काव्या कर रही थी उसे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत जल्दबाजी है। काव्या ईश्वरी को बेड पे बिठाती है और वो कहती है कि चलो ना शुरू करते हैं। तो ईश्वरी कहती यार इतनी जल्दी सब कुछ, हमारी पहली तो मुलाकात है। तो काव्या कहती यार 2023 चल रहा है और तुम भी ना पहली मुलाकात दूसरी मुलाकात, इंसान ना एक दिन में ही हर चीज कर लेता है। और ये बोल के काव्या ईश्वरी के कपड़े उतारने
करने लगती है। तो ईश्वरी उठ खड़ी होती है और वो कहती है कि आप ये सब क्या है यार, तुम मेरे से प्यार करती हो ना, तो ये सब करने के लिए तो पूरी उम्र मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैंने ज़िंदगी में क्या क्या करा, मेरे ऊपर क्या क्या बीती, मुझे हर चीज़ तुमसे कहना है, लेकिन तुम्हें तो बस वही चीज़ करनी है। तो काव्या कहती है ओ कम ऑन यार, मुझे और भी लोगों से मिलने जाना है, तुम ही थोड़ी हो एक। तो ये सुन के ईश्वरी को झटका लगता है और वो कहती क्या तुम्हें किससे मिलना जाना है? तो काव्या कहती यार देखो, तुम यहाँ पे किस लिए आई हो, हुकअप करने ना, तो करो और जल्दी अपने अपने घर को चलो यार, मुझे और भी लोगों से मिलना है, और भी इंतजार कर रहे हैं। तो ये सुन के ईश्वरी को दोबारा झटका लगता है और वो कहती हुकअप, क्या तुम मुझे बस हुकअप करने के लिए बुलाई हो? तो काव्या कहती और क्या, केक कट करने के लिए? तो ईश्वरी कहती काव्या हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? तो काव्या हंसती है और वो कहती है प्यार का मतलब होता है एक रिश्ता, और एक ही रिश्ते में पूरी उम्र तक बंध के रहो। और सॉरी, मैं ऐसी नहीं हूँ कि एक ही इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बिता दूँ। मेरी अभी जवानी के दिन है, मैं खुद को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, नए नए लोगों से मिलना चाहती हूँ और एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ कि लोग रहते कैसे। और ये प्यार व्यार मेरे से नहीं होगा यार, मैं यहाँ पे हुकअप करने आई हूँ, चलो अब जल्दी से इधर आ जाओ। और ये बोल के काव्या ईश्वरी के फिर से कपड़े उतारने लग जाती है। और काव्या ने जो भी बोला था, ईश्वरी का तो दिल ही टूट गया था, क्योंकि वो काव्या से सच्चे दिल से प्यार करने लगी थी। काव्या ईश्वरी के कपड़े उतार रही थी, तो ईश्वरी काव्या का हाथ दूर से झटक के दूर करती है और वो काव्या को एक थप्पड़ मार देती है और वो कहती है कि तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और सही कहते हैं लोग, जो जैसा होता है ना दूसरे को वैसा ही देखता है। तुम्हें लगा कि तुम हुकअप करती हो, तो मैं भी तुम्हारे जैसी हूँ जो हुकअप करती हूँ। सॉरी, मुझे अपनी तरह समझने की गलती भूल से भी मत कर लेना। ईश्वरी अपना बैग उठाती है और वो होटल से चली जाती है। और ईश्वरी जब घर जाती है तो वो बहुत रोती है, उसका दिल पहली बार टूटा था और वो सच में बहुत रोती है। उसके अंदर जितना भी दुख दर्द था सब रो के बाहर निकाल देती है। और ईश्वरी तो गुस्से में अपना फ़ोन भी तोड़ देती है, जिस वजह से फ़ोन तो टूटता ही है, साथ में वो पानी में जाके गिर जाता है, जिस वजह से हर चीज़ फ़ोन का ख़राब हो जाता है। और ईश्वरी को अब अपने कमरे में घुटन होने लगी थी, कमरा तो कमरा, उसे अपने शहर से घुटन होने लगी थी। अब करीब एक हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन ईश्वरी उन यादों से, जो भी बातें उसने काव्या से की, वो भुलाई नहीं जा रही थी, वो मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। और ईश्वरी खुद से कहती है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, और जिस शख्स ने मुझे चाहा ही नहीं, मेरे से प्यार ही नहीं किया, वैसे शख्स के लिए रोना क्या। इसलिए ईश्वरी अब खुद को संभालती है और वो अपने मम्मी और पापा के पास जाती है और वो कहती है कि मम्मी पापा, अब मुझे समझ आ चुका है कि अब मुझे क्या करना है, और मैं अब ये शहर छोड़ना चाहती हूँ। ये सुन के उसके मम्मी पापा कहते क्यों बेटा, ये शहर छोड़ना क्यों चाहती है? तो ईश्वरी कहती है बस पापा, कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ तो छोड़ना ही पड़ता है, और वैसे भी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए मैं गुरुग्राम जा रही हूँ, और मैंने सोच लिया कि मैं वहीं जाके खुद का क्लिनिक ओपन करूँगी। ईश्वरी के मम्मी पापा समझदार थे, वो भी बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, उन्हें पता था कि ईश्वरी जो भी डिसीजन ले रही है कुछ सोच समझ के ही ले रही है और अपने बेटर फ्यूचर के लिए ले रही है। तो उसके मम्मी पापा ईश्वरी को गुरुग्राम जाने के लिए हाँ बोल देते हैं। इसलिए ईश्वरी अपना सारा पैकिंग कर लेती है और 2 दिन के अंदर ही वो गुरुग्राम चली जाती है और एक फ्लैट लेती है जहाँ पे ईश्वरी अकेले ही रहती है। गुरुग्राम जो कि इतनी बिजी सिटी है, उसी बिजी सिटी में ईश्वरी रहने आई थी। ईश्वरी को यहाँ तो पहले दिन ही अच्छा लगने लगा था। वैसे ये सिटी इतनी बिजी है कि यहाँ पे दिन रात लोग काम करते हैं और यहाँ के लोग कभी बोर नहीं होते, क्योंकि इनके सर पे इतना काम होता है कि बोर होने का टाइम ही नहीं मिलता। अब 3-4 दिनों में ईश्वरी को जहाँ पे अपना क्लिनिक ओपन करना था वहाँ पे वो कमरा ले लेती है और धीरे धीरे करके सारे सामान भी, जो भी दवाइयाँ वगैरह होती है, सभी वो ले आती है। और 3-4 दिनों में सभी सामान आ जाते हैं और उसका एक प्रॉपर क्लिनिक ओपन हो जाता है। और अब ईश्वरी उस क्लिनिक पे बैठना भी चालू कर देती है और अब उसे 1 मंथ हो चुके थे और अब तो ईश्वरी अपने पुराने यादों से पूरी तरह से आगे बढ़ चुकी थी। अब उसे कुछ भी याद नहीं उसके पीछे। ईश्वरी को बस इतना पता है कि उसके क्लिनिक में जो भी पेशेंट आएंगे उसका अच्छे से इलाज करना है और अपना बेस्ट देना है। अब ऐसे ही ईश्वरी को गुरुग्राम में रहे और क्लिनिक खोले हुए करीब 5-6 महीने तो हो चुके थे और ईश्वरी अपने काम से बहुत खुश थी। और ईश्वरी खुद को कहती है कि यार अच्छा होता ये क्लिनिक में बहुत पहले खोल लेती, कम से कम मुझे उतने बुरे अनुभव से गुजरना तो नहीं पड़ता। खैर होता वही है जो किस्मत में लिखा हुआ है। रोज की तरह एक रोज भी जब ईश्वरी अपने क्लिनिक पे जाती है और वो बैठती है तो एक पेशेंट आती है जिसने अपना हाथ गालों के पास रखा था। उसके दांतों में बहुत दर्द हो रहा था। उसके साथ शायद उसकी मम्मी भी आई थी और जिसके दांतों में दर्द हो रहा था वो लड़की बहुत सुंदर थी। सीरियसली वो काफ़ी स्लिम ट्रिम फिट थी और उसका जो फेस था वो स्टार फेस था। ऐसा लग रहा था कि वो लड़की कोई मॉडल है। और उस लड़की के साथ जो लेडी आई थी वो उस लड़की की मॉम थी या मैनेजर थी ये तो ईश्वरी को नहीं पता चलता, लेकिन वो लड़की काफ़ी दर्द से कराह रही थी। और वैसे भी क्लिनिक में उस लड़की के अलावा कोई था नहीं, तो
ईश्वरी उसे अपने पास से बिठाती है और वो कहती है कि क्या हुआ। तो वो लड़की कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके साथ जो लेडी आई थी वो कहती है कि मेरी बेटी के दांतों में कल रात से बहुत दर्द हो रहा है, इसने कुछ खाया भी नहीं है, बस रोई जा रही है, चिल्लाई जा रही है। तो ईश्वरी उसके दांत कहती है कि चलो अपना मुंह खोलो। तो वो लड़की अपना सर हिलाते हुए नो बोलती है। तो ईश्वरी कहती है अरे अब यहाँ पे आई हो, जब तक मैं चेकअप नहीं करूँगी कैसे बताऊंगी कि क्या हुआ है। लेडी भी कहती है अपूर्वा प्लीज़ मुँह खोल, अगर तू मुँह नहीं खोलेगी तो डॉक्टर तेरी चेकअप कैसे करेगी। तो वो लड़की अपना मुँह खोलती है। ईश्वरी उस लड़की के देखती है कि आखिर इसको दर्द क्यों हो रहा है, और साथ में ईश्वरी को उस लड़की का नाम भी पता चल जाता है क्योंकि उस लड़की का नाम उस लेडी ने लिया था। तो ईश्वरी भी कहती है अपूर्वा तुम्हारे दांतों में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद तुम्हारे जो दांत की नसें हैं ना, मसूड़ों में शायद ब्रश से चोट लग गया है। तो अपूर्वा कहती है कि हाँ शायद आप सही कह रहे हो, क्योंकि ना कल सुबह जब मैं मुंह धो रही थी तो शायद ब्रश से चोट लग गया था और मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन रात से बहुत दर्द हो रहा है। तो ईश्वरी स्माइल करती है और वो कहती कोई बात नहीं अपूर्वा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी एक दवाई दे देती हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। तो अपूर्वा बहुत खुश होती है और वो कहती है थैंक गॉड ये दर्द शाम तक ठीक हो जाएगा ना। तो ईश्वरी कहती हाँ समय पे खा लेना, अगर तुमने अभी खाना खा लिया तो अभी खा लो। तो अपूर्वा कहती हाँ हाँ खाना तो मैंने खा लिया, अभी खा लेती हूँ, शाम तक ठीक हो जाएगा, शाम को वैसे ही मुझे जाना भी है। तो ईश्वरी कहती है अच्छा कहाँ जाना है आपको। तो अपूर्वा कहती है एक्चुअली शाम को ना मुझे रनवे पे वॉक करना है। तो ईश्वरी कहती है कि रनवे पे वॉक करना है, मतलब आप कोई मॉडल हो क्या। तो अपूर्वा स्माइल करती है और वो कहती है कि हाँ मैं मॉडल हूँ। तो ईश्वरी कहती ओ वैसे पता नहीं क्यों आपको देख के लगा था कि आप कोई मॉडल हो। तो अपनी तारीफ सुन के अपूर्वा थोड़ी सी शर्माने लगती है, फिर वो दवाई खा लेती है, उसके बाद वो जाने लगती है। तो ईश्वरी कहती है अरे एक इंजेक्शन ले लो और जल्दी ठीक हो जाओ। अपूर्वा को तो जल्दी ठीक होना ही था, इसलिए वो इंजेक्शन के लिए मान लेती है। उसके बाद अपूर्वा चली जाती है और अब अगले दिन भी अपूर्वा ईश्वरी के क्लिनिक में आती है और वो दोबारा दवाई लेने आती है और वो कहती है कि अगर थोड़ा और दर्द हुआ तो मैं कैसे आऊँगी। तो ईश्वरी कहती है कि आप मुझे बता देना, मैं आपको दवाई बता दूँगी, आप मेडिकल से जाके ले आना, क्योंकि रात को तो क्लिनिक बंद होता है ना, मैं खुद तो आके दवाई दे नहीं सकती। तो कहती है अच्छा ठीक है आप मुझे नंबर दे दो। तो ईश्वरी उसे बिजनेस नंबर नहीं, उसे अपना पर्सनल नंबर दे देती है। अपूर्वा ये देख के बहुत खुश होती है और वो देख के ईश्वरी स्माइल करती है, तो अपूर्वा भी स्माइल करती है। फिर अपूर्वा चली जाती है और वो जब चली जाती है तो करीब आधे घंटे के बाद वो ईश्वरी को कॉल करती है। अननोन नंबर देख के ईश्वरी उठाती है। तो अपूर्वा कहती है हेलो मैं हूँ। तो उसकी आवाज़ सुन के ईश्वरी को पता नहीं क्यों एक अलग सी खुशी होती है, एक अलग सा अपनापन, एक अलग सा शांति महसूस होता है। तो ईश्वरी कहती है कि हाँ अपूर्वा बोलो ना क्या हुआ। तो अपूर्वा कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, शायद गलती से मैंने कॉल आपको लगा दिया। तो ईश्वरी कहती है अच्छा मुझे लगता है ये गलती जानबूझ के हुई है। ये सुन के अपूर्वा हंसती है और वो फ़ोन कट कर देती है। फिर अगले दिन ईश्वरी आती है, बहुत सारे क्लाइंट थे उसके पास, बहुत सारे पेशेंट, वो सबको हैंडल करती है। फिर अपूर्वा भी आती है। ईश्वरी जब उसको देखती है वो कहती है कि क्या हुआ अपूर्वा, क्या अभी तक दर्द ठीक नहीं हुआ। तो अपूर्वा कहती है कि दर्द तो ठीक हो गया लेकिन आपसे कुछ बात करनी है। तो ईश्वरी कहती है अच्छा तो बैठी रहो अभी मैं आती हूँ। फिर अपूर्वा कुछ देर बैठती है, उसके बाद ईश्वरी उसके पास चली जाती है और वो कहती है कि हाँ बोलो अपूर्वा क्या कहना था। तो अपूर्वा कहती है कि अकेले में बात करनी थी, जहाँ पे कोई भी ना हो हम दोनों के अलावा। तो ईश्वरी कहती है ऐसी क्या बात करनी है। तो अपूर्वा कहती है प्लीज़ ना ऐसी जगह है कोई। तो ईश्वरी कहती हाँ है ना। तो वो उसे एक बेसमेंट में जहाँ पे कोई भी नहीं आता वहाँ पे लेके जाती है और वो कहती है कि हाँ बोलो क्या कहना है। तो अपूर्वा ईश्वरी को कहती है कि थैंक यू सो मच। तो ईश्वरी कहती क्यों। तो अपूर्वा कहती आपने मुझे इतनी जल्दी ठीक कर दिया, अगर मैं ठीक नहीं होती तो शायद मैं वॉक नहीं कर पाती और कॉम्पिटिशन हार जाती। डॉक्टर कहती है अरे कम ऑन, डॉक्टर का तो काम ही है पेशेंट को ठीक करना। तो ये सुन के अपूर्वा कहती पेशेंट, मैं आपके लिए पेशेंट हूँ। तो ईश्वरी कहती है नहीं अभी नहीं हो, लेकिन अब तो तुम ठीक हो चुकी हो तो अब नहीं हो तुम पेशेंट। तो अपूर्वा कहती है अच्छा आप मुझे एक पेशेंट ही समझते हो और मैं ही पता नहीं आपको क्या क्या समझ बैठी। तो ईश्वरी कहती कहना क्या चाहती हो खुल के बोलो। तो अपूर्वा कहती है कि सोचा नहीं था कि ऐसे कहूँगी, लेकिन मैं ना एक एक्सट्रोवर्ट हूँ, जो मेरे दिल में होता है वही ज़ुबान पे होता है और मैं ना हर चीज़ खुल्लम खुल्ला बोल ही देती हूँ। तो मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि आई लाइक यू। तो ये सुन के ईश्वरी खामोश हो जाती है और वो कहती क्या। तो अपूर्वा कहती है कि हाँ आई लाइक यू, नो आई लव यू। और वैसे भी किसी से प्यार करने के लिए ना बस 6 सेकेंड ही चाहिए होता है और हम तो 3-4 दिनों से मिल रहे हैं ना, तो सोचो इन 3-4 दिनों में मुझे आपसे कितना प्यार हो गया। ये सुन के ईश्वरी शर्माने लगती है और वो
कहती है कि यार मुझे लग ही नहीं रहा कि तुम मेरे से प्यार करती हो। मतलब देखो प्यार करना ठीक है, प्यार तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें जानती ही कहाँ हूँ ना, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता है ना, तुम्हें मेरे बारे में पता है। तो अपूर्वा कहती है रिश्ते में आ जाते हैं ना फिर सब कुछ बताते रहेंगे, और वैसे भी मैं जैसी बाहर से हूँ वैसे ही अंदर से। और मैं अपने पास्ट के बारे में बता देती हूँ कि हाँ मैं थी किसी के साथ रिलेशन में, लेकिन उसने मुझे डिच किया, उसने मुझे धोखा दिया, और प्यार से तो मेरा भरोसा ही उठ गया था। लेकिन जब आपको देखा तो पता नहीं क्यों आप मुझे अच्छे लगने लगे, और मैंने सोच लिया था कि मैं ना आपको प्रपोज़ कर ही दूँगी। और कल भी मैं आई थी आपको यही कहने के लिए, लेकिन कह ही नहीं पाई। लेकिन जो कल करे सो आज कर, इसलिए मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया, मैं आपको प्रपोज़ करके ही रहूँगी। और बस जो मेरे दिल में था आपको बोल दिया, आई लव यू। और प्लीज़ आप ना बिल्कुल भी फ़िक्र मत करना, जिसने खुद ही धोखा खाया हो वो किसी और को धोखा क्या ही देगा। तो ये धोखाधड़ी ना सोचना भी मत कि मैं आपको कभी धोखा दूँगी। अब आप बता दो, मैंने तो इतना कुछ कह दिया। तो ईश्वरी कहती है कि अपूर्वा तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम जैसे बोलती हो, तुम्हारी बातों में सच्चाई दिखती है, तुम्हारी आंखों में ईमानदारी दिखती है, और पता नहीं मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगने लगी। और जब तुम फर्स्ट डे आई थी ना, कैसे बच्चों की तरह चिल्ला रही थी, कितनी क्यूट लग रही थी, मन तो कर रहा था ये गालों पे किस कर दूं। ये सुन के अपूर्वा खुश होती है और वो ईश्वरी के करीब चली जाती है, उसके होठों के करीब जाके बिना सोचे समझे ईश्वरी को एक लंबी सी किस कर लेती है। किस करने के बाद ईश्वरी के होठों पे जो लिपस्टिक लगी थी वो लिपस्टिक अपूर्वा को लग जाती है। अपूर्वा ये देख के बहुत खुश होती है और वो ईश्वरी को दोबारा किस कर लेती है, और वो कहती है कि आई रियली लव यू ईश्वरी, मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगी। तो ईश्वरी कहती है कि नहीं अपूर्वा, जिसने खुद धोखा खाया वो दूसरों को क्या ही देगा। तो अपूर्वा कहती है ये तो मेरा डायलॉग था। तो ईश्वरी कहती है कि बंदी भी तो मेरी ही है ना। फिर ये बोल के दोनों हंसने लग जाते हैं, फिर दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। सो गाइस ये था पार्ट 1। होप करती हूँ आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा, और इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होके कहाँ तक जाएगी ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कहानी कैसी लगी, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर पर भी ज़रूर से फॉलो कर लेना। इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में।